ओके बच्चों, तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन इन प्लेन हमारा द एंड हो चुका है ना। और तो लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और न्यूटन का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपका डायनेमिक्स। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी। आई टीच फिजिक्स फॉर 11th and 12th जेईई मेंस एंड नीट आल्सो। तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1। तो लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1 है ये, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन 01 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर का कि आखिर हम लोग ये लॉज ऑफ मोशन पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। इसका पढ़ने का जो मेन रीज़न है वो क्या है ना। तो देखो, जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है ये डायनेमिक्स पार्ट है। मैकेनिक्स का ही कौन सा पार्ट है ये? डायनेमिक्स। आप जानते हैं मैकेनिक्स जो होता है, मैकेनिक्स वो आपके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट था आपका स्टैटिक्स। क्या था? स्टैटिक्स, जो आपने पढ़ रखा है। सेकंड आपका काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स। और थर्ड पार्ट आपका है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हमने दोनों पार्ट पढ़ लिया है ना। पार्ट 1 क्या था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। और पार्ट 2 है मोशन इन प्लेन। ये दोनों ही काइनेमेटिक्स थे, दोनों हमने पढ़ लिया। इसके सारे लेक्चर्स आपकी वीडियो लेक्चर्स अपलोड है। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, कोई भी लेक्चर अगर छूटा है तो वो बच्चे वो लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं, यूट्यूब पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है। और डायनेमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स का भी मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सिर्फ जनरली स्टडी ऑफ मोशन है। जनरली क्या है ये? स्टडी ऑफ मोशन। और ये जो है वो स्टडी ऑफ मोशन है, स्टडी ऑफ मोशन विथ इट्स कॉज, विथ इट्स कॉज। मतलब डायनेमिक्स ये है कि कोई बॉडी मोशन कर रही है, उसकी तो आप स्टडी करेंगे, लेकिन साथ साथ आप उसको ये भी आप ये स्टडी करेंगे उसमें कि किस कारण से, किस वजह से ये मोशन कर रही है। ठीक है ना। किस कारण से, किस वजह से बॉडी मोशन में है, उसका कॉज क्या है। कॉज के साथ स्टडी करना ही क्या है? डायनेमिक्स है। समझ में आ गया ना। कॉज के साथ मोशन की स्टडी क्या होती है? डायनेमिक्स। जल्दी आइए, फटाफट बैठ जाइए। तो आज हमारा एक नया लेक्चर स्टार्ट हो रहा है ना। लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1। आज डेट है 20 जुलाई। और इसमें आज हम पहली क्लास पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। तो यहाँ से क्या स्टार्ट होता है आपका? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना पॉइंट आप लोग नोट करना चाहेंगे? ओके, ठीक है, पता है तो कोई बात नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं। तो मोशन का कॉज पढ़ना है ना। मोशन ही पढ़नी है, ऐसा नहीं कि मोशन नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोशन पढ़ना है, साथ साथ में उसका कॉज पढ़ना है। ठीक है ना। तो अब कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है, क्या कर रही है? मोशन, है ना।
तो मोशन के लिए कॉज क्या है सबसे पहले किसने बताया? तो मुझे लगता है सबसे पहले नितिन ने बताया, है ना? किसने बताया? सबसे पहले नितिन ने, कि बॉडी मोशन क्यों कर रही है, उसका कॉज क्या है, तो सबसे पहले नितिन ने बताया ना? नहीं, आप कहोगे सर हमने बताया है ना? सबसे पहले कॉज के लिए बताया था एरिस्टोटल फैलेसी ने। एरिस्टोटल फैलेसी, एरिस्टोटल फैलेसी ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन में आपको रखना है कंटिन्यूअस, तो एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला कॉन्सेप्ट यही उन्होंने दिया, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना? मतलब किसी बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से वो कंटिन्यूअस अगर मोशन कर रहा है, करवाना है आपको, तो एक कांस्टेंट मतलब कोई एक एक्सटर्नल फोर्स आपको हमेशा देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? क्या देना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। ये एक बात बोला किसने? एरिस्टोटल फैलेसी ने। बाद में गैलीलियो आए, गैलीलियो गैलीली ने इनकी बात को झूठा साबित कर दिया, ठीक है ना? कि कहा कि ये बात नहीं है, जो आप कह रहे हैं ये बात सही नहीं है, कि किसी बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है कंटिन्यूअस, तो एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये गलत बात है। उसका उन्होंने प्रूफ भी दिया, प्रमाण भी दिया, एक्सपेरिमेंट भी किया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया देखिए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि मान लो ये एक उन्होंने बिल्कुल फ्रिक्शनलेस एक प्लेन मान लीजिए, वो कैसा प्लेन है ये इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड, ये हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है, ठीक है? यहाँ बॉल को आपने फ्रीली छोड़ दिया, तो ये बॉल किधर मोशन करेगी? इस डायरेक्शन मोशन करेगी, ठीक है? ये मोशन करते करते यहाँ आएगी, और यहाँ से होते हुए ये आगे फिर सेम हाइट तक चढ़ जाती है, क्लियर? इसके बाद ये स्टॉप में आ जाती है। उसका फिर यही बॉल जो है, यही बॉल अब जब नीचे आती है तो कम हाइट पे चढ़ती है, अब वापस आई, अब ये यहाँ तक गई, फिर इसके बाद ये यहाँ तक गई, इसकी हाइट धीरे धीरे क्या हो गई? कम हो गई। फाइनली क्या होती है? ये स्टॉप में आ जाती है, मतलब कुछ इस तरह से सिर्फ यहाँ तक आ जाती है, ठीक? तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि ये बॉडी मोशन तभी करेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तभी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। उल्टा बताया उसका। यहाँ ये बॉडी रुक रही है इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स कहीं ना कहीं इसको रेजिस्ट कर रहा है। तो ये धीरे धीरे बॉडी किस में आ गई? रेस्ट में थी, सॉरी मोशन में थी, किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। क्लियर? तो किसी बॉडी, कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, अगर वो अपने उस रेस्ट या मोशन में कंटिन्यूअस बनी रहना चाहती है, ये तब तक रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। क्लियर? ये बात गैलीलियो गैलीली ने बताया, और बाद में उन्होंने अपना इनर्शिया का लॉ बता दिया। इसे क्या कहा? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है? और लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन ने अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया को हम लोग कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है ना? यही इनर्शिया के ही लॉ को उन्होंने क्या कहा? अपना लॉ कहा, कि इसको मतलब डिफाइन किया कुछ दूसरे वर्ड में, तो उन्होंने इसको अपना लॉ बना दिया, तो उसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ से ये कंक्लूजन मिलता है हमें कि एरिस्टोटल फैलेसी की कहानी यहाँ शुरुआत होती है।
तो फाइनली हमें पढ़ना क्या, सबसे पहले फोर्स क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फोर्स। तो हेडिंग लगा दीजिए। सबसे पहले आपका जो पहली हेडिंग बनेगी आपके इस चैप्टर में, लॉज ऑफ मोशन। आप चैप्टर नंबर क्या डालेंगे, 5, लॉज ऑफ मोशन। और इसका जो फर्स्ट हेडिंग बनेगा वो है फोर्स। तो पहले फोर्स है क्या वो जानेंगे। फोर्स क्या है, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। क्या है ये, एक्सटर्नल एफर्ट। क्या ये एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी भी बॉडी के पोजीशन को चेंज कर देता है। क्या कर देता है, हाँ, विच चेंज द पोजीशन of a body or try to change यही है फोर्स की डिफिनीशन। तो पहला काम करेंगे, फोर्स क्या है ये लिखेंगे और इसे डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। फोर्स को हमेशा एफ से दिखाएंगे बच्चों। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर एफ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, वेक्टर एफ। यस, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। टेंसर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स ना हो, वो चेंज होता रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टेंसर। न तो स्केलर होगा न तो वेक्टर होगा, है ना। एग्जाम्पल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर, ओनली वन एग्जाम्पल अभी तक, ठीक है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, प्रेशर टेंसर कैसे है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर प्रेशर की वैल्यू फिक्स होगी। जैसे आप बैठे हो तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो नीचे की तरफ, ये प्रेशर क्या है, फिक्स है। अभी थोड़ी प्रेशर चेंज होगा बार बार, यहाँ पे डायरेक्शन। कुकर का प्रेशर बेटा वो तो एयर का प्रेशर हो गया, वो धीरे धीरे वो इंक्रीज करता है वो, ठीक है। वो अलग प्रेशर की वैरी कर रहा है। अब तुम कहो सर हम डेप्थ में जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ना। वो अलग कहानी हो गई, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। आप उस पर्टिकुलर एक लेवल की बात करें जहाँ पे आप हैं, उस लेवल का प्रेशर चेंज होगा नहीं। जैसे आप वाटर में घुस गए 10 मीटर नीचे, बिलो द 10 मीटर, तो वहाँ पे जो प्रेशर पाएंगे वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ऑलवेज। ऐसा नहीं कि वहाँ का प्रेशर हमेशा चेंज होता रहेगा। अब कहोगे 10 मीटर से और नीचे जाए 20 मीटर, तो तब तो 20 मीटर प्रेशर क्या करेगा, वैरी कर जाएगा, ठीक। लेकिन 10 मीटर पर प्रेशर क्या रहेगा, 10 मीटर लेवल पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वो कभी वैरी। तो सिर्फ इसमें क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, इसलिए प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में ये पोलर वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, पोलर। पोलर का मतलब ये होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। क्या हो, हाँ, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इसे किसी भी एक्सिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है, पोलर वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये है फोर्स के बारे में। कुछ इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो हम इसको इरेज कर दे बच्चों। चले इरेज करते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स।
इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या क्या इफेक्ट्स है इसके? पहला, चेंज द शेप एंड साइज। क्या क्या चेंज कर देता है? हाँ, इट कैन स्टॉप द मोशन, या इट कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी क्या कर सकती है? ये रोक सकती है, ठीक है ना। इट कैन मूव द मूविंग द रेस्ट बॉडी, द रेस्ट बॉडी। वो फोर्स क्या करा सकता है? बॉडी को मूव करा सकता है, ठीक है ना। मूविंग बॉडी को रोक सकता है, शेप साइज को चेंज कर सकता है। फोर्थ नंबर, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसके इफेक्ट्स हैं। और फोर्स इज ऑल्सो पुश और पुल। ये क्या है? इट इज पुश और पुल। ये खींच सकता है या पुश कर सकता है। तो ये सब क्या इसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो है टू टाइप्स में होता है बच्चों। एक होता है कांटेक्ट और एक होता है नॉन कांटेक्ट, ठीक है ना। कितने होते हैं फोर्स? दो। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब जो फिजिकली कांटेक्ट में हो। क्या हो? फिजिकली। जैसे मैं फिजिकली कांटेक्ट में हूं, यहाँ पे इसको देखो फोर्स लगा रहा हूँ, ये फिजिकली कांटेक्ट में है, मतलब किसी भी बॉडी को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, हाँ कांटेक्ट में है, तो क्या है आपका? कांटेक्ट फोर्स। तो एग्जांपल में सबसे एग्जांपल आपका आता है फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट यही है, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, कॉमा टेंशन, ETC। ये सब क्या होते हैं? मस्कुलर फोर्स, है ना। ये सब क्या होते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। हाँ, अब नॉन कांटेक्ट में आपका आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ETC। और इसमें आपका बोयांसी भी आता है ना, अपथ्रस्ट। बोयांसी ये भी क्या होता है आपका? कांटेक्ट फोर्स में आता है। तो ये है फोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। क्या? नॉन कांटेक्ट की हमारे तुम्हारे बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, मैं तुमको ऐसे जादू से खींच रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्लियर?
जैसे ग्रेविटी, अभी इस बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो उछाल रहा हूँ ऊपर तरफ, ये नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि अर्थ खींच रही है। तो ये क्या है, नॉन कांटेक्ट है। मतलब जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्शन हो गया, रिपल्सन हो गया, है ना। मैग्नेट के बीच हाँ, मैग्नेट को दो पास मैग्नेट रखो, देखो रिपल करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो सब क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। क्लियर है, वो समझ में आ गया इस चीज़ें। तो नॉन कांटेक्ट कांटेक्ट में डिफरेंस है ना। वेरी गुड। अब इसे इरेज कर दे बेटा, बोलो इरेज कर दें। अब इसकी एसआई यूनिट भी नोट कर लो। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तो पता ही हो क्या होता है, न्यूटन, है ना। एंड सीजीएस यूनिट होती है डाइन, डायन नहीं डाइन, डायन डाइन में डिफरेंस है। डाइन एक साइंटिस्ट का नाम है, और इन दोनों में क्या होती है, रिलेशन होता है न्यूटन और डाइन में। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। याद रहेगा 1 न्यूटन कितना होता है, 5 डाइन। याद रहेगा बच्चों, वेरी गुड। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अब फोर्स तो हो गया, आपको पता हो गया फोर्स क्या होता है, यही है फोर्स। अब कुछ लॉ वगैरह पढ़ लेते हैं। तो लॉ पढ़ने से पहले एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, इनर्शिया। तो अब हेडिंग रहेगी आपकी, हेडिंग क्या रहेगी, इनर्शिया। क्या हेडिंग रहेगा, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का। जैसे मेरे अंदर भी क्या है, प्रॉपर्टी है इनर्शिया का, आपके भी अंदर है, इस वॉल के भी अंदर है, पेड़ के अंदर भी है ना, फैन के अंदर भी इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। तो इनर्शिया सबके अंदर होता है। तो इस प्रॉपर्टी में होता क्या है, ये जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में होने वाले चेंजेस का ये हमेशा क्या करती है, अपोज करती है। भले कर पाए ना कर पाए वो बात की बात है, लेकिन अपोज क्या करेगी, ज़रूर करेगी। मतलब अपने पोजीशन को कह लीजिए कि मेंटेन रखती है। क्या रखती है, मेंटेन, ये कह सकते हो। तो लिखिए इसमें इसका डेफिनेशन, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। लिखिए इसमें, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी। मतलब बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। जिस बॉडी के मास जितना ज़्यादा होगा उस बॉडी के अंदर इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। बोलो सही है। हमने कहा क्या कि कोई भी बॉडी का जो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करता है, उस बॉडी के मास पे। तो बॉडी के मास पे तब डिपेंड करेगा, मतलब कह लीजिए कि अगर जिसका मास जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा क्या रहेगा, इनर्शिया की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने में कैपेबल रहेगा। जैसे भी क्या है, ट्री है, मान लो कोई कार खड़ी है, आप कार को धक्का दीजिए, क्या उसको कार को आप मूव करा पाती हो, खड़ी कार को नहीं करा पाओगे, क्योंकि उसके अंदर मास बहुत ज़्यादा है। अब यह ना कहना कि मैं ढलान पे खड़ी के धक्का दे दूँगा गिर जाएगी कार,
मतलब आप कार को जनरली आप एक अपने लेवल पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप रख करके उसके पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो मास उतना नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना। तो अपने इनर्शिया की प्रॉपर्टी को वो क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। ट्रक ले लीजिए, ट्रक खड़ी है तो क्या करेंगे आप, ट्रक को हिला पाएंगे या नहीं हिला पाएंगे? तो ट्रक का इनर्शिया सबसे ज़्यादा है कि नहीं? तो यही है इनर्शिया। तो डिपेंड किस पे करता है, मास पे। इनर्शिया जो होती है 3 टाइप्स में होती है। कितने टाइप में? हाँ, तो पहला है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए, इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और सॉरी डायरेक्शन पहले नहीं, मोशन करते हैं पहले। इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहले इसको लिख करने के बाद तभी लिखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये लास्ट में हम इसको बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो कितने टाइप्स हैं इसके? 3 टाइप्स। इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स। रेस्ट का इनर्शिया होता है, मोशन का होता है और डायरेक्शन का होता है। तीनों के बारे में दिखाएंगे नहीं, समझाएंगे, केवल एक्सप्लेन करेंगे। आप खुद ब खुद आप इसे समझ जाओगे। आप जब कभी ट्रेन में बैठे रहते हो, ठीक है ना, बैठे हो और बैठ के मान लो कुरकुरे खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, फील करो, है ना। और अचानक से ट्रेन हॉर्न देती है, चल देती, तो आप पीछे तरफ गिर जाते हो। ऐसा क्यों? पीछे की तरफ गिरोगे। जब ट्रेन आगे निकलती तो आप पीछे तरफ गिरते हो। चेक कर लेना जा करके। और बाइक मान लो बैठे हो, सब वो बैठने के उसमें भी ना, अगर हम ऐसे बैठ रहे हैं तो फिर पीछे उठाकर ट्रेन का इंजन आगे, मैं ऐसे बैठा हूँ, वो चली, मैं ऐसे बैठा, लेकिन जो मेरे सामने बैठा होगा इस तरफ फेस करके, उसको आगे नहीं कर रहा। हम ट्रेन के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसमें अगर आप बैठे हो तब। मान लो आप बाइक बैठे हो, अब बाइक हैंडल हाथ में पकड़ो, बाइक स्टार्ट हुआ ना, उसको पकड़ो, अपने आप पीछे गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप जो बैठे हो ना, तो आप रेस्ट में हो, और आपका जो बॉडी कांटेक्ट में सीट से चिपकी हुई है वो किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। बाकी एयर वाला पार्ट अब भी रेस्ट में बना रहता है। तो उससे क्या होगा कि आगे वाला पार्ट तो चला गया आगे, और पीछे वाला पार्ट ज़मीन पे आ गया। तो ओवरऑल पूरी बॉडी आपकी नीचे गिर गई, है ना। तो यहाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपने मेंटेन किया था। जो बॉडी रेस्ट पे थी उस तरफ मोशन वाली भी आ गई, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मोशन के साथ रेस्ट नहीं करते? ये नेचर का रूल है बेटा, तभी तो साइंटिस्टों ने दिया इनर्शिया होती है। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी सबके अंदर पाई जाती है, तो वही कारण बताया गया है। तुम कुछ नया कारण सर्च कर डालो, नया चीज़ बता दो, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया ना। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? मान लो आप बस में बैठे हो, बस 80 की रफ्तार से जा रही है, इलाहाबाद से बनारस हाईवे पे मान लो जा रही है, 60 की रफ्तार से जा रही है ना। अब बढ़िया सॉन्ग बज रहा है, आप सीट बैठे हो, फील करना बस खाली। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा किसी कारणवश, तो आप सीट के आगे तरह से झुक जाते हो ऐसे, है ना। मान लो कोई एक्सीडेंट होने वाला था, तो उसने अचानक ब्रेक मारा, ब्रेकर आ गया, तो आप बैठे थे ऐसे और धीरे ऐसे आ गए, ऐसे झुक गए, और आगे वाली सीट से आपका जो है माथा टकरा गया, है ना। होता है ऐसा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जो बॉडी थी वो ना, पूरी बॉडी वो मोशन में थी। हाफ पार्ट जो था सीट के कांटेक्ट में वो रेस्ट में आ गई, लेकिन ऊपर बॉडी अब भी मोशन में थी। तो जब ये रेस्ट में आ गई, ये मोशन में है, तो क्या होगा, ये ऐसे जो अपने आप टकरा जाएगी। तो यहाँ पे क्या था, ऊपर वाली बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन की थी। समझ में आ गया ना। ऐसे जब आप बस में ही बैठे हैं,
अचानक मान लो टर्न आया लेफ्ट तो राइट की तरफ गिर जाते हो, लेफ्ट अगर आता तो राइट आता है तो लेफ्ट की तरफ गिर पड़ते हो, इस तरह से, है ना। क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, जब आप एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो पूरी बॉडी आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही होती है। अचानक क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज हुआ व्हीकल्स का, लेकिन आपका डायरेक्शन अब भी वही है। इससे क्या हो गया, आपको आपका जो बॉडी है तो वो उस बाइक से या व्हीकल से टकरा जाती है, तो आपको लगता है कि हम गिर गए हैं। एक्चुअल में आप गिरते नहीं हैं, बॉडी क्या होती है, टकराती है, सिर्फ भिड़ती है ऐसे। ये आप ऐसे थे, ये मुड़ी, ऐसे भिड़ गए आप, ठीक है ना। तो वहाँ आपने क्या किया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को मेंटेन किया था। किसको? इनर्शिया ऑफ, बोलो क्लियर है? हाँ। अब इसी पर गैलीलियो ने अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या दिया? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हेडिंग लगा दीजिए लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसी को कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया से ही कहानी स्टार्ट होती है, किसकी? न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। क्लियर है? इन्होंने गैलीली का स्टेटमेंट को देखा और एक्सप्लेन किया, इसलिए उन्हें लॉ ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इन्होंने क्या बताया कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो कब तक? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो आप इसका स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, व्हेन अ बॉडी is in rest or motion, then it will be rest or motion, then it will be rest or motion unless an external force is applied on it. External force is applied on it. लिख लिया? यही है फर्स्ट लॉ न्यूटन बाबा का, है ना। और इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बोलो क्लियर है? अब न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम लोग सीखेंगे इसमें लीनियर मोमेंटम क्या होता है। क्या सीखेंगे? हाँ, लीनियर मोमेंटम। तो अब आपकी हेडिंग जो बनेगी वो होगी लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम लगाइए हेडिंग जल्दी से। ओके, तो मोमेंटम क्या है आइए जानते हैं। मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। किससे? पी से। और ये मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब पी डिपेंड हमारा है किस पे? मास पे डिपेंड है, और पी डिपेंड होता है किस पे? वेलोसिटी पे। अगर बॉडी में मास है तो मोमेंटम है, मास नहीं तो मोमेंटम नहीं। बॉडी में वेलोसिटी है मतलब मोशन में है तो मोमेंटम है, मोशन में नहीं है तो मोमेंटम नहीं है। क्लियर ना? दोनों पॉइंट पे डिपेंड करता है। देखो, अगर ये ऐसे लिखा होता P = m/v मान लो, ठीक है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m है और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v।
डायरेक्टली मतलब होता अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इनवर्सली मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यही होता है। समझ में आ गया? ठीक है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे फिलहाल अभी के लिए, ये एग्जाम्पल के लिए था। अब यहाँ से इसकी एसआई यूनिट बोलो क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ पी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट क्या बनेगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और इसका डायमेंशन क्या होगा? MLT-1। ठीक है, इतनी बातें नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से, इतनी बातें नोट करिए। MLT-1 ठीक है। चले आगे। तो कैसी क्वांटिटी है ये? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लिखे हो नहीं लिखे हो? तो वेक्टर P इक्वल टू मास इंटू वेक्टर V, ये वेक्टर फॉर्म है। रियल तरीका यही है लिखने का। वो वेक्टर कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होना है। ठीक है, जो चीज़ें वेक्टर में है उसे वेक्टर में ही रिप्रेजेंट की जाती हैं, और उसके बाद उसको जब सॉल्व करते हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म देते हैं, न कि वेक्टर फॉर्म देते हैं। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगा? P इक्वल टू MV। ठीक, चलिए अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses M1 and M2 are moving with velocities V1 and V2 respectively। ठीक है ना, V1 और V2 क्या है? उसकी वेलोसिटीज हैं रेस्पेक्टिवली। क्लियर? तो यहां पे दो कंडीशन बनेगा। अब ध्यान दो, जैसे कि टू बॉडीज ये आपका जो है कार है ना? रुक जाओ, एक्सीडेंट नहीं हुआ है बच्चा। ये कार, ये है गाड़ी है। ठीक है,
इसका मास m2, इसका मास m1, ई जा रही है v1 वेलोसिटी से और ई जा रही है, ठीक है। इसे आप कह सकते हो ट्रक, इसे कह सकते हो कार या छोटा हाथी, है ना। हाँ, तो यहाँ केस फर्स्ट बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, केस फर्स्ट। इफ दियर मोमेंटम आर इक्वल, दियर मोमेंटम आर इक्वल, मोमेंटम क्या हो, इक्वल, मतलब P1 बराबर क्या हो, P2, यानी m1 v1 बराबर m2 v2। तो यहाँ से अगर हम निकालें m1 बाई m2 तो क्या होगा, v2 बाई v1, वो सही है। नोट कर लीजिए, फिगर ड्रॉ करके इसको नोट करिए। हो गया, m1 बाई m2 बराबर क्या हो, v2 बाई v1। अब आपको देख कर लग रहा है m1 बड़ा है m2 से, सही बात है, बोलो, m1 बड़ा है m2 से, तो फार्मूला में v2 बड़ा होगा v1 से, कह सकते हो ना। दैट इज, देखो m1 बड़ा है किससे, m2 से, तो v2 बड़ा होगा v1 से। अरे यार, ट्रक की स्पीड ज़्यादा होगी कार की। मान लो मेरे पास कार है, तुम्हारे पास ट्रक है। है ना, तुम ट्रक चला रहे हो, मैं कार चला रहा हूँ, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, तुम्हारे पास टाटा का कोई कंपनी गाड़ी है मान लो। टाटा का ट्रक है, कोई ट्रक है, ट्रक है ना 19 फीटी, तो कौन स्पीड जाएगा, तो कहोगे आपका कार जाएगा, है ना। तो v2 बड़ा है यहाँ पे बेटा v1 से, है ना, मतलब जिसका मास कम है उसका स्पीड, सॉरी मास ज़्यादा है उसका स्पीड कम, और जिसका मास कम स्पीड ज़्यादा। तो मास और वेलोसिटी दोनों क्या है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो है कि नहीं है, लग रहा है, फील आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ। आप कहोगे सर कि यहाँ पे जो मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के, मतलब जिसका मास ज़्यादा वेलोसिटी कम। ट्रक तुम्हारे पास है, मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी तुम्हारी कम है, मेरा मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है कार की। फील आ गया ना अब, चलो। हाँ क्या हुआ, क्या करें, हम गहरी बात करते ही हैं बच्चा। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे m प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/v। तो ग्राफ खींच लेते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ठीक है, यह है ओरिजिन। ग्राफ कैसा जाएगा बताओ जल्दी से हमको, ग्राफ कैसा होगा। इधर हमने लिया क्या, v, इधर लिया m, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ p क्या है, दोनों के लिए कांस्टेंट है, मतलब मोमेंटम क्या था, दोनों का सेम था, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिए इसको।
केस फर्स्ट बना बेटा जल्दी से। हम इसको अभी केस सेकंड लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? केस सेकंड। महिमा, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना? नीट एग्ज़ाम में अगर आ गया तो ग्राफ आएगा अब में, दो बॉडीज़ के मोमेंटम सेम है तो ग्राफ कैसा होगा? तो आपको ग्राफ दिया रहेगा ऐसा ग्राफ, तो यही ग्राफ आप टिक करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ केस सेकंड। केस सेकंड, इफ m1 बराबर क्या हो? m2। नहीं समझ में आ रहा है ना? देन अब बताओ p1 कितना होगा? कहोगे m, इसको बराबर हम m मान लेते हैं। लेट mv1 एंड p2 कितना होगा? mv2। तो p1 बाई p2 कितना आएगा? तो v1 बाई v2। इसका मतलब अगर v1 बड़ा है v2 से तो क्या होगा? p1 बड़ा होगा p2 से। तो यहाँ p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वेलोसिटी के। तो ग्राफ कैसा होगा? इधर क्या लिया ना? वेलोसिटी लिया। इधर क्या लिया? मोमेंटम। ओरिजिन है। ग्राफ कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन। यहाँ m क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए। m मतलब मास, दोनों का मास क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जब मास कांस्टेंट रहेगा दोनों का, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसके लिए मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा। v1 बड़ा है v2 से अगर, तो p1 बड़ा होगा p2 से। क्लियर? अरे यार कितनी बार पूछोगे। प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी कहते हैं क्या? बॉडी मोशन में है तो उसी के मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, वही मोमेंटम है। तो मोमेंटम एक तरह से क्या है? वेलोसिटी ही आता है ना? लेकिन मास के साथ इंक्लूड होकर वेलोसिटी बताई जा रही है, बस यही है। क्लियर? ये केस थर्ड, इफ v1 बराबर क्या हो? v2, देन मोमेंटम कितना आएगा? m1v, ये बराबर v मान लेंगे। लेट एंड p2 कितना जाएगा? m2v। क्या करना चाहिए हमें? डिवाइडिंग p1 बाई p2 कितना मिलेगा? m1 बाई m2। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। इफ m1 बड़ा है m2 से, देन p1 बड़ा होगा p2 से। तो यहाँ पे जो हमारा आपका p और m के बीच रिलेशन बन रहा है, p प्रोपोर्शनल टू m। क्लियर?
जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर ट्रक और कार दोनों सेम स्पीड जा रहे हैं तो ट्रक का मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसमें हम ग्राफ प्लॉट करें। इधर लिया हमने मास, इधर लिया मोमेंटम। ओरिजिन है यहाँ क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर? तो यही है लीनियर मोमेंटम। तो हमें, मेरे ख्याल से आप लोग को लीनियर मोमेंटम क्लियर हो गया होगा, है ना? क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? तो फिर कार ट्रक वाला कहानी याद करो, दोहराओ। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसका जो भी कॉन्सेप्ट है, तीनों केसेस याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। तो हिंट डाल दीजिए। किसमें? फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन है ही नहीं सिलेबस में। कहीं भी डेरिवेशन नहीं है फर्स्ट लॉ का। कहाँ पूछा है, दिखाना हो, क्वेश्चन लाना, दिखाना तो मैं बता दूंगा। फर्स्ट लॉ की प्रूविंग नहीं होती बेटा। अगर प्रूविंग होगी तो सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ, और सेकेंड लॉ से ही प्रूविंग होगी फर्स्ट और थर्ड तीनों। ठीक है ना? किससे? सेकेंड लॉ से ही फर्स्ट और थर्ड की प्रूविंग होती है। इसलिए न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग रियल लॉ कहते हैं। मेनली सेकेंड लॉ का प्रूविंग होता है, वही पूछता है। ठीक है, तो हेडिंग रहेगा न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ, मोशन के सेकेंड लॉ। इन्होंने कहा कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, change in momentum is directly proportional to applied force। ठीक है ना? The rate of change in momentum is directly proportional to applied force। यही है सेकेंड लॉ स्टेटमेंट। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक गाड़ी है। ठीक है, ये गाड़ी है आपके पास, जिसका मास हमने इंक्लूड किया कितना, m। ठीक है, और ये गाड़ी जो है किसी इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रैवल कर रही है। किस वेलोसिटी से? u से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, आफ्टर टाइम t
आफ्टर टाइम t इसकी जो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी इसकी चेंज होती है, u से हो जाता है इसका v, कितना टाइम लगा dt टाइम में, u से क्या हो गया v। ये इसलिए u से v हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? एक फोर्स लगाने से इसकी वेलोसिटी में क्या आया? चेंजेस। इस बॉडी का भी मास वही है, बोलो है कि नहीं? आप थोड़ा सा फोर्स लगाए dt टाइम के लिए तो थोड़ी सी वेलोसिटी चेंज हो गई, ज़्यादा फोर्स लगाए होते तो ज़्यादा चेंज होता, है ना। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है मतलब हम कह सकते हैं मोमेंटम में भी चेंजेस आ रहा है। किस में चेंजेस आ रहा है? मोमेंटम में भी चेंजेस आ रहा है, बदलाव आ रहा है। मोमेंटम कैसे निकालते हैं? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं dp अपॉन dt। ये वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको dp अपॉन dt, इसे बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जब इसे हम इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लेते हैं k। क्या लेते हैं? k, वेक्टर f, और इसका जो वैल्यू है बाय एक्सपेरिमेंटली वो k की वैल्यू 1 दिया गया है। तो फोर्स का जो फार्मूला मिलेगा यहाँ पे 1 रखेंगे तो dp बाई क्या बन जाएगा? dt। ये आपका क्या है? फोर्स का क्या है? ये फोर्स का फार्मूला dp बाई dt। कोई कंफ्यूजन इसमें? बोलो क्लियर? जो एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कितना है 1 रखोगे तो dp बाई dt f का हो या f इक्वल टू dp बाई dt। क्लियर है ना? इसकी वेलोसिटी u से क्या हो गई? v हो गई। मतलब मोमेंटम क्या हम यहाँ मान चलेंगे? मोमेंटम, बिकॉज p इक्वल टू मास इनटू क्या होता है? वेलोसिटी होती है। बोलो होता कि नहीं होता? इसको बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस साइड में रेस कर रहा हूं। तो बाय क्वेश्चन 1 एंड 2 अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी? ddT ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट लेंगे, dv अपॉन क्या लिखेंगे? dt। ये फोर्स की क्या मिली हमें? ये फोर्स क्या मिली? वैल्यू मिल गई। ठीक है। और आप पढ़े हो कि एक्सलरेशन a इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो जहाँ dv बाई dt है वहाँ क्या रखेंगे? a। तो वेक्टर f इक्वल टू क्या आएगा? मास इनटू एक्सलरेशन। क्लियर है? तो ये क्या है आपका? फार्मूला है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फोर्स का फार्मूला क्या आया? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर पढ़ना है। क्या हुआ? छूट गया क्या वेक्टर? चलो क्या कहें, रिवीजन करा देंगे, डोंट वरी। यहाँ तक डन। अब ये वेक्टर एफ है, ये वेक्टर ए है। अब इसको अगर हम एक प्लेन में बात करें, 3D में, किस में बात करें? 3D में।
ठीक है। अगर 3D में बात करते हैं तो वेक्टर एफ के 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं ये एक्सिस है एक्स वाई जेड। अगर ये वेक्टर एफ है आपका तो इसके 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे इधर, वेक्टर एफ एक्स, वेक्टर एफ वाई, वेक्टर एफ जेड। तो वेक्टर एफ को आप लिख सकते हो क्या, वेक्टर एफ एक्स प्लस वेक्टर एफ वाई प्लस वेक्टर एफ जेड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर एम ए एक्स एम ए वाई एम ए जेड। मतलब कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, वेक्टर एफ इक्वल टू मास वेक्टर ए एक्स लिखेंगे ऐसे, एम वेक्टर ए वाई प्लस एम वेक्टर ए जेड। एम कॉमन लेंगे, वेक्टर ए एक्स वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड। तो ये वेक्टर एफ की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में भी आप नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए इसको। एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स होंगे फोर्स के, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये है न्यूटन सेकेंड लॉ। वेक्टर एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड। 3 कंपोनेंट्स है किसके, वेक्टर के। चलो इरेज करें। अब कुछ यूनिट्स पर हम बात कर लेते हैं इसके। इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करोगे फोर्स की, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन। अगर आपको 1 न्यूटन को डिफाइन करना है तो 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डिफाइन करना होगा। कोई पूछे 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, जब 1 किलोग्राम की बॉडी में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो फोर्स आपने लगाया वो 1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। सीजीएस की बात करें, सीजीएस यूनिट इसकी होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन। और 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 ग्राम की बॉडी में अगर एक्सलेशन कितना हो, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम लोग क्या कहते हैं, 1 डाइन फोर्स कहते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके कुछ और ग्रेविटेशनल यूनिट भी होते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट इन एसआई सिस्टम में अगर हम बात करें, इट्स यूनिट इज केजीएफ। क्या होता है, केजीएफ। हाँ, केजीएफ का मतलब किलोग्राम फोर्स। एक मिनट,
kgf या इसी kg वेट भी कहते हैं, ठीक है, kg वेट। और एंड सीजीएस यूनिट क्या होगी, इज जीएफ। क्या होती है बेटा नितिन, जीएफ या जी वेट कहते हैं, है ना। बड़ा मुस्कुरा रहे हो नितिन, कुछ ऐसी हमने खास बात बोल दी क्या। अच्छा, तो याद रखना केजीएफ कितना होता है, 1 केजीएफ होता है 9.8 न्यूटन। कितना न्यूटन, 9.8 न्यूटन। और 1 जीएफ कितना होता है, 989। एक जीएफ किसके बराबर है, 989, ठीक है। और केजीएफ और जीएफ में क्या रिलेशन है, तो 1 केजीएफ होता है 1000 जीएफ, ठीक है। हाँ, 1 किलोग्राम फोर्स 1000 ग्राम फोर्स के बराबर होता है। तो ये सब क्या है, इसे ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं। और ये क्या है, इसके स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन और डाइन, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट, ये क्या है आपका, ग्रेविटेशनल यूनिट। एसआई सिस्टम में केजीएफ और सीजीएस में जीएफ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था, इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स। अब थर्ड लॉ पढ़ने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है। अभी थर्ड लॉ नहीं खत्म, मतलब ये सेकेंड लॉ तो ये भी हमने पढ़ा है। अभी सेकेंड लॉ में कुछ एप्लीकेशन है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तब जाके हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे। और थर्ड लॉ के एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, लॉज ऑफ मोशन का, जो ये आज का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर। अब इसके आगे की जो बातें होगी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन के साथ में और न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग घर पर जाकर के इसको इनर्शिया के बारे में पढ़िएगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, मोमेंटम के बारे में पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यही है लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत फोर्स से। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।